देखिए, आज हम वैद्युत आवेश के मूल गुण पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश के क्या क्या गुण हैं, इनकी चर्चा करनी है। आप पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का है? वैद्युत आवेश दो प्रकार का है। यहां पर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और आपको बताए थे कि समान आवेशों में क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या है, आकर्षण। विपरीत आवेशों में क्या है, आकर्षण। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण, ये आवेश की हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आवेश योज्य होता है, इसे हम संख्याओं की भांति क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये कह सकते हैं इसमें योज्यता का गुण है। किसका गुण है? योज्यता का गुण। योज्यता का गुण तात्पर्य है कि आवेश को हम बीजगणितीय संख्याओं के रूप में इसका बीजगणितीय योग लिया जा सकता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसके अलग अलग आवेशों के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई एक निकाय है, उसमें प्लस Q1 चार्ज, प्लस Q2 चार्ज, माइनस Q3 चार्ज, माइनस Q4 चार्ज है। तो इस निकाय का जो टोटल आवेश है, नेट चार्ज जो है, नेट आवेश Q क्या होगा, ये Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। यानी हम ये कह सकते हैं कि आवेश को हम जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं चिन्ह सहित, इसी प्रकार आवेश को भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब मान लीजिए कि यदि ये नेट आवेश क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यदि ये नेट आवेश क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम वस्तु को क्या बोलेंगे, उदासीन। और यदि ये नेट आवेश धनात्मक हो तो वस्तु धनावेशित, नेट आवेश ऋणात्मक हो तो ये वस्तु क्या होगी, ऋण आवेशित होगी। मान लीजिए अभी आप देखिए कि एक परमाणु है, क्या है, परमाणु है। इस परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस परमाणु का नेट आवेश क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए परमाणु साधारणतः क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। तो ये आवेशों में क्या होती है, योज्यता का गुण होता है। तीसरी बड़ी बात, जो आवेश होता है ये सदैव क्या होता है, संरक्षण नियम का पालन करता है। या सदैव क्या होता है, आवेश सदैव संरक्षित होता है। यहाँ पर बड़ी बात है, संरक्षित, कंजर्व्ड होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी वस्तु के आवेश को हम उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश सदैव क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया में सदैव क्या होता है, नियत रहता है। यानी धन आवेश और ऋण आवेश का योग सदैव क्या होता है, नियत रहता है। आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने एक अभी एग्जाम्पल देखा था, ये कांच और रेशम का आपने देखा था, कांच को रेशम से रगड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, कांच हमारा पॉजिटिव हुआ था और रेशम नेगेटिव हुआ था। तो हुआ क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन रेशम पर गए, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम को गए, रेशम ने उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही आप जरा देखिएगा, सोडियम और सोडियम से जब ये सोडियम आयन बनता है, ध्यान देना, और क्लोरीन से जब ये क्लोरीन आयन बनता है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिए 17 प्रोटॉन
और 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए 18 10 28 इलेक्ट्रॉन बाद में भी, और यहाँ पर 11 17 28 इलेक्ट्रॉन पहले भी। ऐसे 28 प्रोटॉन और ऐसे ही 28 प्रोटॉन। कहने का मतलब है किसी भी क्रिया में, किसी रासायनिक समीकरण हो, नाभिकीय समीकरण हो, इनमें आवेश क्या होता है, सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है। एक और भी आपके पास उदाहरण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आवेश संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास है कि जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। कितने की? 2 गामा फोटॉन की। यहाँ पर देखें नेट आवेश कितना है, 0, और रिएक्शन के बाद भी नेट आवेश कितना है, 0, क्योंकि गामा फोटॉन क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। तो हमारे कहने किसी भी प्रक्रिया में आवेश संरक्षण नियम लागू होता है। इसका मतलब है आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अब आपके पास एक बड़ी बात है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आवेश क्वांटीकृत होता है। यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण होता है, क्वांटाइज। क्वांटाइज्ड का सेंस क्या है, आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी यह आवेश सतत नहीं होता है। आवेश का वितरण सतत ना होके क्या होता है, क्वांटाइज के रूप में होता है। तो आपको थोड़ा सा बता दें, एक शब्द आता है मूल आवेश। अभी आपने देखा कि मूल आवेश हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। मूल आवेश क्या है, वह आवेश जो किसी भी आवेशित वस्तु पर हो सकता है। मूल आवेश क्या है, वह न्यूनतम आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, आवेशित वस्तु पर हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इसे 1.6 10⁻⁻19 कूलम। थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि हमने अभी आपसे कहा कि आवेशन प्रक्रिया का रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। आवेशन प्रक्रिया का रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो किसी भी वस्तु पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो ये आवेश जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलम, यही क्या है, मूल आवेश है। अब हम क्वांटीकरण की बात करते हैं। किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज होता है। E क्या है बच्चों, E आपका है मूल आवेश। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश क्या होगा, E होगा, 2E होगा, 3E होगा। ऐसे हम कह सकते हैं Q बराबर NE, जहाँ N क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक बच्चों क्या हो सकता है, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं N क्या हो सकता है, पॉजिटिव पूर्णांक या नेगेटिव पूर्णांक, क्योंकि वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित कुछ भी हो सकती है। तो ये Q बराबर यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे निकाल सकते हैं किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आवेश सदैव क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। Q बराबर यानी जहाँ N क्या है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव पूर्णांक है। अब आप मान लीजिए किसी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो N1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, N1 इलेक्ट्रॉन, और N2 कितने हैं, प्रोटॉन है। किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है, तो वस्तु पर आवेश क्या बनेगा, जरा देखिएगा। N1 इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा -E, N2 प्रोटॉन, N2 इंटू क्या बनेगा, E। यहाँ पर थोड़ा -E लिखने का सेंस है आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन का क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ देखिएगा N2 - N1E। बच्चों यदि अभी N2 और N1 की संख्या क्या हो जाए,
बराबर हो जाए तो वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी। क्या होगी, वस्तु उदासीन होगी। तो जब बच्चों हमने अभी आपसे कहा कि आवेश क्वांटीकृत होता है यानी ई के रूप में होता है, तो अब आप ऐसे देखिएगा कि जब आवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको ये सतत प्रतीत होता है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, उनमें ऐसे आपको लगता है कि वो सतत है, लेकिन वो सतत नहीं होता है। भाई देखिएगा, आप जल को ही देखिए, जल की धारा को देखिए, बहुत सारे अणुओं का समूह है, वो अणु एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं और आपको ये सतत दिखाई पड़ता है, जबकि वह अणु के रूप में है। ऐसे ही कहीं पर आप देखिए, एक लाइन देखिए, एक लाइन देखिए, इस लाइन को देखिएगा, बहुत सारे बिंदु, अभी इसी लाइन में हमको बहुत सारे बिंदुओं को रखना हो तो ये हमारी लाइन कंटिन्यूअस दिखाई पड़ेगी, जबकि ये बिंदुओं का समूह है। कहने का तात्पर्य है कि आवेश हमारा क्या होता है, क्वांटाइज होता है, सतत नहीं होता है। एक पांचवा जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, जो इसकी अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है कि आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता, वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चाहे जिस चाल से गति करे उसका आवेश 1.6 × 10⁻⁹ ही बना रहेगा, उस पर कभी भी वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं होता है। पता करके बताइए, क्या द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है? तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, बदलता है, लेकिन अब आपको वो फार्मूला सोचना है। तो आवेश पर बच्चों वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और बड़ी बात कि आवेश सदैव क्या होता है, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है, द्रव्यमान से संबद्ध होता है। किससे संबद्ध होता है? द्रव्यमान से। यहाँ पर आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसमें द्रव्यमान होगा, और यदि उसमें द्रव्यमान नहीं है तो वो आवेशित नहीं हो सकती है। आवेश द्रव्यमान से क्या होता है? संबद्ध होता है। आपके पास अगली चीज है जो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका यसाई मात्रक जो है वो क्या है? कूलाम। जो भी आगे हम कूलाम के नियम से, एक वैज्ञानिक का नाम है, इससे पढ़ेंगे। आप यसाई मात्रक कूलाम है, जिसे अक्सर आप सी से डिनोट कर सकते हैं। इसका सीजीएस पद्धति का मात्रक जो है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, जिसे हम लोग ESU कहते हैं। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा, 3 × 10⁹ ESU ये 1 कूलाम के बराबर होता है। यानी स्टेट कूलाम या हम ESU जिसे कहते हैं वो क्या है आपका? वो CGS पद्धति का आवेश का मात्रक है। थोड़ा सा आपसे एक और भी मात्रक इसका है जो वैद्युत चुंबकीय मात्रक है, जिसे हम लोग EMU बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम। अक्सर चर्चा आपसे इसी की आएगी कि आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम है। और कहीं कहीं पर आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए कि CGS पद्धति का मात्रक क्या है? स्टेट कूलाम या CGS, ESU है। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि Q बराबर NE पर आपके इसमें सवाल बनते हैं, Q बराबर NE पर सवाल बनते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी आपसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे दूं और आपसे ये बताऊं कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 8 कूलाम का आवेश है, धन आवेश है। किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है। आपको निकालना है वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। ये एक प्रश्न आपको समझा रहा हूं। अब देखिएगा सॉल्यूशन इसका देखें तो वस्तु कैसी है? धनावेशित। धनावेशित का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यू कितना है? 8 कूलाम। टोटल आवेश N कितना है? क्वेश्चन मार्क। E आप जानते हैं 1.6 10⁻⁻19। अब आप Q बराबर यानी लीजिए, N बराबर Q/E लीजिए, और आप Q का मान देखिए 8 / 1.6 10⁻⁻19, ये 16×5 80,
5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, चूंकि धनावेश है तो क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अभी आपसे कोई प्रश्न करे, एक क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, देखिएगा। यदि किसी वस्तु पर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। अब आप देखिएगा, एक कितना आसान सा प्रश्न आपके पास है कि किसी वस्तु पर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और तब आप 1 कूलाम की वैल्यू को समझ जाएंगे। ये आपके पास एक एग्जाम्पल के रूप में है। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले अभी कि 1 कप जल में कितने धनावेश या कितना ऋण आवेश है, और कोई प्रश्न पूछ ले 1 कप जल में कुल कितना आवेश है, तो आप जानते हैं 1 कप जल में कुल आवेश 0 होगा और धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि आवेश की मूल प्रॉपर्टी है। Q बराबर एनी पर प्रॉब्लम आपको क्लियर होनी चाहिए। Q बराबर एनी पर प्रॉब्लम आपको मिलती है। आपको अभी एक शब्द मैंने चर्चा किया थोड़ा सा नोट्स में, इसे बढ़ाना चाहूँगा कि मैंने कहा कि मूल आवेश वह सूक्ष्मतम आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, उसे हमने कहा मूल आवेश क्या है, E है। हमने अभी आपसे कहा कि मूल आवेश क्या है, E है। लेकिन आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि मूल आवेश क्वार्क को नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया, क्वार्क, QUARK। क्वार्क की स्पिन आधी होती है, इसका आवेश E के फ्रिक्शन के रूप में होता है। क्वार्क फ्री रूप में संभव नहीं है, इसलिए अभी इनकी बातें नहीं की जा रही हैं। बट क्वार्क 1964 से इसके बारे में पता है कि क्वार्क हमारा मूल आवेश हो सकता है। क्वार्क आपके 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। आप इन सभी को जान सकते हैं। इन सभी का आवेश E के फ्रिक्शन के रूप में होता है। एक है अप क्वार्क, इसका आवेश +2/3E। एक है टॉप क्वार्क, इसका भी 2/3E। ऐसे ही आपके पास चार्म क्वार्क, इसका भी 2/3E। अब आपके पास एक है डाउन क्वार्क, इसका है -1/3E। एक आपके पास है स्ट्रेंज क्वार्क, इसका भी -1/3E। एक आपके पास है ब्यूटी क्वार्क या बॉटम क्वार्क, इसका है -1/3। वैज्ञानिकों का सुझाव है, अमेरिकी वैज्ञानिकों का, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो इन्हीं के द्वारा बना है, क्योंकि क्वार्क की संभावना नाभिक के भीतर है और इन्हीं से बना हुआ है। और उन्होंने समझाया कि प्रोटॉन हमारा UD से बना है। UD का मतलब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। देखिएगा +2/3E +2/3E -1/3, ये बराबर क्या बन गया, E। यानी वैज्ञानिकों का सुझाव है कि प्रोटॉन हमारा जो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का है उससे न बन करके किससे बना है, क्वार्क से बना है, UD से। और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो UDD से बना है, +2/3E -1/3E -1/3। और इसका नेट आवेश कितना बन गया, 0 हो गया। तो यदि ऐसी संभावना बनती है तो मूल आवेश हमारा 1/3E के क्रम में हो जाएगा। क्वार्क की संभावना नाभिक के बाहर नहीं है, अभी हम मूल आवेश को E ही मानते हैं और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो क्वार्क हमारा मूल कण है और इससे हमारे क्या बने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हुए हैं।